हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। या तो मूविंग इन अ सर्कल कह लो या फिर एक रिवॉल्विंग पार्टिकल कह लो, कुछ कह लो, एक ही बात है। तो इस केस में गाइस हम यहाँ पर वेव फंक्शन देखेंगे कि वेव फंक्शन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और गाइस, ये जो वीडियो रहेगी ये TIFR, जेस्ट, CS नेट एंड गेट के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगी। जो स्टूडेंट्स IIT JAM की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इररेलेवेंट है। ठीक है, तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं गाइस इस सेशन के साथ। तो गाइस देखो, सबसे पहले समझते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने अभी क्या कहा कि हमारे पास एक पार्टिकल होगा जो कि क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, या फिर एक सर्कल में हमारे पास इस तरह से मूव कर रहा होगा, कुछ भी कह सकते हो। तो लेट्स से गाइस, ये हमारे पास सर्कल है जहां पर हमारे पास पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये है गाइस मेरे पास पार्टिकल जो मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है इसका हमें वेव फंक्शन बताना है कि क्या होगा। तो गाइस, सबसे पहले हमें इसका समझना पड़ेगा कि हमारे पास इसका पोटेंशियल क्या है, क्योंकि आफ्टर ऑल तब भी हमें वेव फंक्शन निकालना होता है तो हमें स्क्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करनी होती है। और स्क्रोडिंजर इक्वेशन सोल्व करने के लिए गाइस हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि सिस्टम का हमारा पोटेंशियल क्या है। राइट, तो अभी जैसे हम कह रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर प्रेजेंट हो सकता है, इस बाउंड्री के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है, इस सर्कल के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है। राइट, जो हमारा पार्टिकल है सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि जो हमारे पास पोटेंशियल है वो एज अ फंक्शन ऑफ आर होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल यहां पर सिमेट्रिक दिखाई दे रही है तुम्हें चीजें। राइट, और गाइस एक चीज समझ लेना, यहां पर जो मैं केस कर रहा हूं गाइस, 2D केस है। ठीक है, ये क्या है, 2D केस है, 3D केस नहीं है, 2D केस है। ओके, तो ये 2D केस हमारे पास यहां पर रहेगा और ये सर्कल के अंदर हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा ही। ठीक है, तो 2D मोशन अपने पास ही। तो गाइस, जो वी ऑफ आर रहेगा हमारे पास यहाँ पर वो आर डिपेंडेंट रहेगा, जो पोटेंशियल है। क्योंकि देखो, हर एंगल के ऊपर एक जैसा सिस्टम। राइट, तो थीटा की डिपेंडेंस यहाँ पर नहीं होगी। राइट, लेकिन अपने पास यहाँ पर जो है चीजें किस तरह से रहेंगी, देखो, पोटेंशियल अपने पास जीरो होगा तब आर इक्वल टू कैपिटल आर है। कैपिटल आर क्या है, इस सर्कल का रेडियस। जो यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया है इसका रेडियस है अपने पास यहाँ पर कैपिटल आर। ओके, तो तब मेरे पास जो रेडियस है वो कैपिटल आर के इक्वल होगा, तो वहां पर तो पोटेंशियल होगा जीरो। एंड इसके अलावा गैस होगा इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो अगर गैस मेरे पास इस तरह का एक पोटेंशियल सिस्टम है तो पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि बाकी जगह पर तो क्या इनफाइनाइट पोटेंशियल है। इनफाइनाइट पोटेंशियल का मतलब क्या, कि वहां पर होने की उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। तो इसी वजह से इसके बाहर तो वेव फंक्शन जीरो होगा। वेव फंक्शन नॉन जीरो जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल के ऊपर होगा। ठीक है, बाहर जो है इनसाइड रीजन के ऊपर भी, आउटसाइड रीजन में भी हमारे पास जो वेव फंक्शन होगा वो जीरो होगा। सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो होगा इस बाउंड्री के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर, क्योंकि आफ्टर ऑल यहीं पे हमारे पास पार्टिकल प्रेजेंट है। राइट, तो उसके अकॉर्डिंग गाइस हमने यहां पर अपना पोटेंशियल सिस्टम डिफाइन कर लिया। अगर हम बात करते हैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन की, ठीक है, अगर गाइस हम बात करते हैं स्क्रोडिंजर इक्वेशन की, राइट, तो अपने पास गाइस वो क्या रहती है कि हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m होता है। साथ में गैस हमारे पास यहाँ पर लाप्लासियन ऑपरेटर होता है, और ये गैस हमें ऑपरेट कराना होगा वेव फंक्शन के ऊपर। प्लस में वी ऑफ आर आएगा एंड साथ में साई आएगा, एंड इज इक्वल टू अपने पास गैस यहाँ पर क्या आएगा, ई साई आएगा, इस तरह से। तो ये गैस हमारे पास सिस्टम रहता है कुछ ऐसे। अब गैस यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2D मोशन है, तो गैस यहाँ पर जो अब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम लूंगा वो मैं लूंगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गाइस ध्यान रखोगे यहाँ पर z कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मोशन तो 2D है ना, तो z की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो z के ऊपर चीजें डिपेंड नहीं करेंगी। लेकिन वही बात है, लाप्लास को हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन नहीं करते, क्योंकि वो जस्ट 2 डायमेंशन में रह जाता है। ठीक है, लाप्लास ऑपरेटर तो एक 3D ऑपरेटर अपने पास। राइट, तो यार यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इस लाप्लास की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, राइट, एंड देखेंगे फिर हमारे पास क्या बनेगा। और पोटेंशियल गाइस हमारे पास जीरो रहेगा। देखा जाए, पहली बात तो इसके अंदर सिर्फ आर की डिपेंडेंस थी। राइट, ना तो यहाँ पर फाइव की डिपेंडेंस है ना जेड की डिपेंडेंस। जेड के साथ ये वेरी कर नहीं रहा, फंक्शन सेम रह रहा है। इसी तरह से फाइव के साथ भी यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि तुम हर डायरेक्शन में मूव करोगे, यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन मूव कर लो। ठीक है, ये ओरिजिन अगर तुम्हारे पास है यहाँ पर, अब तुम किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर लो, तुम्हारे पास जो पोटेंशियल है वो सिमेट्रिक रहेगा इस 2D प्लेन के ऊपर। राइट, तो यहाँ पर कोई जेड की और फाइव की डिपेंडेंस तुम्हारे पास नहीं थी, तो सिर्फ ये फंक्शन ऑफ आर है। और ये भी सर्कल के लिए क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, तो इस टर्म को यहाँ पर तुम जीरो पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इसको क्या लेना होगा, तुम्हें जीरो लेना होगा, क्योंकि हमें वेव फंक्शन इस बाउंड्री के ऊपर निकाला ना, तो बाउंड्री के ऊपर हम पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, जीरो पुट कर सकते हैं। अब रही बात गाइस लाप्लास की। लाप्लास का जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है वो होता है हमारे पास ये। ठीक है, अब इस चीज का यूज किया जाएगा गाइस यहाँ पर।
ठीक है। लाप्लास तो यार ये मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ लेते हैं ना कि लाप्लास अपने पास ही होता है, ये तो बीएससी लेवल स्टफ है, राइट। तो बीएससी के अंदर हम ये चीजें पढ़ते हैं कि लाप्लास हमारे पास सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है। तो अभी क्या करेंगे, यहां पर पुट करेंगे जैसे इसको, तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन गाइस हमारे पास देखो क्या बनेगी, स्क्रोडिंजर इक्वेशन बिकम्स, क्या बनेगी वो, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, तो एज इट इज है ही। साथ में गाइस लाप्लास का फैक्टर आएगा 1 बाय रो डेल बाय डेल रो, साथ में रो, साथ में डेल बाय डेल रो आएगा, एंड साथ में अपने पास यहाँ पर वेव फंक्शन आएगा साई। ठीक है। अब गाइस यहाँ पर जो साई होगा ना, ये रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बेसिकली चीज समझना है। यहाँ पर अपने पास ये 0 है बाकी की जगह पर, और इस पॉइंट के ऊपर ये नॉन जीरो है। ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर आर कांस्टेंट है इस सरफेस के ऊपर, जहां पर वेव फंक्शन नॉन जीरो है वहां पर अपने पास आर कांस्टेंट है। ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्मॉल आर है, कैपिटल आर, है ना। तो अपने पास के जो फर्स्ट टर्म होगी ना यहाँ पर, ये वाली टर्म, ये अपने पास 0 आएगी, क्योंकि आफ्टर जो वेव फंक्शन है वो अपने पास कांस्टेंट है अलोंग द सर्कल। ठीक है। उसके ऊपर कोई रेडियल डिपेंडेंसी नहीं। अगर उसकी थिकनेस होती सम, तो मैं कहता कि वहां पर सम एक रेडियल डिपेंडेंसी आना पॉसिबल है, लेकिन अपने पास यहाँ पर कोई थिकनेस नहीं है उसकी, राइट। तो अपने पास यहाँ पर कोई भी ये वाली टर्म जो फर्स्ट टर्म होगी एग्जिस्ट यहाँ पर नहीं करेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है वहां पर आर मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि जो रो है ना यहाँ पर, ये जो रो है ये कांस्टेंट है। ठीक है गाइस, ये रो और आर सेम थिंग है, समझ रहे हो ना। ये जो रो और आर है ये सेम चीज है, ये कुछ अलग नहीं है। इट इज द जस्ट रेडियल कोऑर्डिनेट इन द सिलिंड्रिकल सिस्टम। ठीक है। जो सिलिंड्रिकल में हमारे पास रेडियल कोऑर्डिनेट होता है, जस्ट ये वही है रो या फिर आर। ओके, स्मॉल आर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ओके, साथ में गाइस अपने पास क्या आएगा यहाँ पर, ये वाली डिपेंडेंसी आएगी, तो 1 बाय रो स्क्वायर होगा, साथ में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई। फाई तो चेंज हो रहा है तुम्हारे पास, फाई तो तुम्हारे पास चेंज हो रहा है, राइट। तो अपने पास ये टर्म इस तरह से रहेगी। साथ में गाइस तुम्हारे पास आएगा डेल बाय डेल जेड स्क्वायर, साथ में फाई। अब गाइस अगेन तुम्हारे पास जेड के साथ यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, राइट। तो अपने पास ये टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड प्लस में पोटेंशियल अपने पास 0 था ही, तो यहाँ पर आएगा 0 पोटेंशियल की वजह से, क्योंकि आफ्टर ऑल जहां पर हम निकाल रहे हैं बाउंड्री के ऊपर पोटेंशियल क्या है, 0 है। ठीक है। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे एंड इक्वल टू ई साई आएगा। तो अब गाइस यहाँ पर ये वाली टर्म तुम्हारे पास 0 है, ये वाली टर्म तुम्हारे पास 0 है, तो अपने पास यहाँ पर बचेगा क्या, अपने पास गाइस बचेगा यहाँ पर माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, साथ में 1 बाय रो स्क्वायर है, साथ में गाइस हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू फाई ऑफ द गिवन वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन हमें निकालना है, एंड इज इक्वल टू ई साई। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आएगी कुछ इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पर इसकी हल्की सी फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m को राइट साइड में ले आएंगे, तो यहाँ पर आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस 2m रो स्क्वायर डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर, एंड साथ में अपने पास यहां पर क्या आएगा, ई साई आएगा। तो ये गाइस हमारे पास यहां पर इक्वेशन बनी है इस तरह से। ठीक है। ये हमारे पास यहां पर इक्वेशन बनी है इस तरह से। अब गाइस इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, एक बार इस इक्वेशन को यहां पर जो एक कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है ना, इसको मैं यहां पर सम कांस्टेंट पुट कर देता हूं। तो अपने पास गाइस यहां पर जो इक्वेशन है, पहले मैं यहां पर इक्वेशन लिख दे रहा हूं। इक्वेशन गाइस हमारे पास कुछ इस तरह की बनी है, माइनस 2m रो स्क्वायर है, साथ में ई है डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर है, साथ में साई है। कुछ मिस तो नहीं किया मैंने, 2m रो स्क्वायर ई डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, साथ में वेव फंक्शन, राइट। तो गाइस ये हमारे पास आए। अब गाइस ये जो है ना, ये वाली जो टर्म है, इसको मैं सम कांस्टेंट पुट कर रहा हूं, तो मैं इसको कर रहा हूं लेट्स से ओमेगा पुट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर रहा हूं गाइस मैं इसको। ठीक है। तो यहां पर मैं ओमेगा स्क्वायर किसको पुट कर रहा हूं, 2m रो स्क्वायर ई डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर। अब गाइस तुम कहोगे मैंने ओमेगा क्यों पुट किया है, ओमेगा गाइस जनरली हम यूज करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, राइट। अब चीज सुनना, मेरी बात नहीं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर अपने पास गाइस पार्टिकल क्या है, रिवॉल्व कर रहा है सर्कल के ऊपर, यानी कि वो अपने आप को रिपीट कर रहा है मोशन को, ऑक्सीलेशंस। ठीक है। पीरियोडिक मोशन है ना अपने पास यहाँ पर, मतलब ऑक्सीलेशंस तो नहीं है, टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, लेकिन अपने पास पीरियोडिक मोशन है। अपने पास यहाँ पर क्या है, पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन मतलब कि अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो किस फ्रीक्वेंसी के साथ वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी कैसे हम यहां से निकाल सकते हैं। तो गाइस इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ना, यहां पर रहेगी अंडर रूट 2m रो स्क्वायर ई डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर। तो गाइस ये जो टर्म निकल के आई है यहाँ पर, ये क्या निकल के आई है, तुम्हारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल के आई है। जो यहाँ पर रेवोल्यूशन हो रही है, राइट, उसकी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास निकल करके आई है। ठीक है। क्योंकि अगर तुम इस इक्वेशन को देखोगे गाइस, ये तुम्हें एसएचएम की इक्वेशन दिखाई देगी, वही तो फॉर्म की इक्वेशन है ना। तुम्हारे पास यहाँ पर वेव फंक्शन है, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई,
इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई अपने पास प्रेजेंट है। तो इसी तरह की तो एसएचएम की भी इक्वेशन होती है, राइट। तो उसी तरह की तुम्हारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन बनी है और यहाँ से तुम कह सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू दिस थिंग। और अगर गाइस इसको ऐसे नहीं देखना तुम्हें, तो इसका एक दूसरा तरीका भी है देखने का। ये तो जस्ट मैंने एक बताया कि किस तरह से तुम इसकी फ्रीक्वेंसी की सेंस ले सकते हो इस एक्सप्रेशन से डायरेक्टली। अगर ऐसे नहीं समझना तो इसको एक तरीके से और समझ सकते हो, इस इक्वेशन को सोल्व करवा लो एक बार। अगर तुम गाइस इस इक्वेशन को सोल्व करवाते हो तो अपने पास यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, अपने पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, है ना। तो इसकी ऑक्सी इक्वेशन कन्वर्ट करो पहले। तो ऑक्सी इक्वेशन गाइस अगर यहाँ पर लिखोगे तो अपने पास आएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। तो यहां से गाइस तुम्हारे पास जो m की वैल्यूज आएंगी ये आएंगी तुम्हारे पास यहाँ पर क्या, प्लस माइनस आयोटा ओमेगा इस तरह से, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर कैसे रूट्स आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, राइट। जहां पर अल्फा की वैल्यू 0 है एंड बीटा की वैल्यू यहाँ पर ओमेगा है, राइट। तो अपने पास गाइस यहाँ पर जो सॉल्यूशन तुम्हारे पास आएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको तुम दो फॉर्म में लिख सकते हो, एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हो और एक तुम साइन कोस की टर्म में भी लिख सकते हो। तो इट्स योर पर्सनल कॉल कि तुम्हें कैसे लिखना है, तो मैं दोनों फॉर्म में लिख के दिखा देता हूं। लेट्स से मैंने एक फॉर्म लिखी इसकी a, ठीक है, साथ में मैंने यहाँ पर लिखा एक्सपोनेंशियल एंड देन यहाँ पर आएगा प्लस माइनस आयोटा ओमेगा एंड साथ में किसका फंक्शन था, फाई का फंक्शन था ना, तो आएगा इस तरह से। तो एक तो गाइस अपने पास यहाँ पर ये बना, या फिर तुम एक इसको इस तरह से लिख सकते हो C1 साइन ओमेगा टी प्लस में C2 कॉस ओमेगा टी। तो अगर गाइस तुम यहाँ पर देख रहे हो, तुम्हें दिख रहा है ना भी यहाँ पर कि फंक्शन है साइन कोस का, तो यहाँ पर जो ओमेगा होगा वो तुम्हारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिपिक्ट यहाँ पर कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो x और y के जो सॉल्यूशंस हैं, मतलब कि जो अपने पास x एक्सिस या फिर y एक्सिस के अलोंग जो सॉल्यूशंस हैं वो SHM टाइप सॉल्यूशंस आएंगे, साइन कॉस, राइट। तो ऑक्सीलेटिंग सॉल्यूशन गाइस हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल पार्टिकल तब सर्कल में मूव करेगा तो उसका x कंपोनेंट अपने पास इस तरह से ऑक्सीलेट हो रहा होगा, y कंपोनेंट अपने पास इस तरह से ऑक्सीलेट हो रहा होगा, तो उसी फॉर्म में अपने पास यहाँ पर ये सॉल्यूशंस भी आएंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो C1 साइन ओमेगा टी प्लस C2 कॉस ओमेगा टी, ये गाइस हमारे पास यहाँ पर वेव फंक्शन के सॉल्यूशंस रहने वाले, या तो इस फॉर्म में देख लो या तो इस फॉर्म में देख लो। यहाँ पर मैं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीलेटिंग नेचर है हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशंस का, ठीक है भाई। तो ये गाइस हमारे पास वेव फंक्शन का नेचर यहाँ पर आएगा। अब गाइस तुम यूज करने को इस वाली फॉर्म को भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो जिस टाइप की हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए ये वाली फॉर्म डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो हम यहाँ पर ये वाली फॉर्म को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस अभी हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये टाइप का सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है, क्योंकि गाइस हमारे पास यहाँ पर रेवोल्यूशन हो रहा है, तो पार्टिकल कुछ टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है, राइट। तो अगर रिपीट कर रहा है तो उस पॉइंट के ऊपर तो वो दोबारा से रिटर्न बैक करेगा, तो वहां पर वेव फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस चीज से गाइस हमें क्या समझ में आता है कि ये जो वेव फंक्शन है ना, इट शुड बी पीरियोडिक फंक्शन। तो ये जो वेव फंक्शन होगा गाइस, ये भी अपनी वैल्यू को क्या करेगा, आफ्टर सम इंटरवल रिपीट कर रहा होगा, आफ्टर सम इंटरवल क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। तो बेसिकली गाइस तुम्हें मैं ये कहना चाह रहा हूं, एस पार्टिकल इज रिवॉल्विंग, एस पार्टिकल is revolving in a circle, wave function must be a periodic function, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को रिपीट करेगा और वहां पर चांसेस उसके प्रेजेंट होने के वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो वेव फंक्शन शुड बी अ पीरियोडिक फंक्शन, वेव फंक्शन शुड बी अ पीरियोडिक फंक्शन, शुड बी अ पीरियोडिक फंक्शन। और पीरियोडिक फंक्शन से गाइस हमें क्या समझ में आता है, पीरियोडिक फंक्शन से हमें क्या समझ में आता है, पीरियोडिक फंक्शन से गाइस हमें यह समझ में आता है, देखो कि हमारे पास जो साई है, राइट, एट एंगल फाई, इट शुड बी इक्वल टू साई एट फाई प्लस 2 पाई। तो यानी कि तब वो पूरी रोटेशन कर लेगा एक बार, तो उस पॉइंट के ऊपर तब दोबारा से टर्न बैक करेगा तो उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है, और इसी तरह से तब अगली बार रिवॉल्व होकर के आएगा तब भी अपने पास सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास इक्वेशन इस तरह से रहेगी। तो यहां पर तुम ये कह सकते हो कि जो साई एट फाई है, इट शुड बी इक्वल टू साई एट फाई प्लस 2n पाई। तो ये चीज गाइस तुम कह सकते हो, जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, n की गाइस जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0 1 मतलब प्लस माइनस 1 भी हो सकती है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3, इस तरह से सोन चलती रहेगी। तो ये गाइस हमारे पास यहां पर रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास रहेगा इस तरह से। अब गाइस तुम्हारे पास जो वेव फंक्शन तुमने निकाला अभी पीछे, जो वेव फंक्शन अभी हमने पीछे निकाला है वो है ये, राइट, वो है ये।
तो अपने पास है यहाँ पर A जो कि सम कांस्टेंट है, जिसको हम निकाल सकते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज करते हुए। इसको बाद में निकाल लेंगे, पहले थोड़ी अलग चीजों के ऊपर फोकस है हमारा, उसको थोड़ी देर में निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरह से गाइस हमारे पास सॉल्यूशन है फिलहाल के लिए, राइट। तो अभी ये कंडीशन यूज करेंगे इसी के अंदर। तो अपने पास गाइस यहाँ पर देखो क्या होगा, अगर इस कंडीशन को तुम अप्लाई करते हो तो अपने पास यहां पर आएगा क्या, ए ई प्लस माइनस आयोटा ओमेगा फाइव इज इक्वल टू ए ई प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, साथ में आएगा 5 प्लस 2 पाई। अब गाइस तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहां पर एक टर्म तो तुम्हारी कैंसिल आउट हो जा रही है, यस और नो, एक टर्म तो तुम्हारी यहां पर कैंसिल आउट हो जा रही है, तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ए से ए कट जाएगा, साथ में एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा 5 दोनों तरफ कट जाएगा, अपने पास बचेगा 1 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा ओमेगा एंड साथ में 2n पाई बचेगा, इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास यहां पर आएगा। अब गाइस ये 1 कब होता है, ये जो 1 होता है यहां पर, ये कब होता है देखा जाए तो गाइस ये 1 जो होता है, ये वाली कंडीशन के ऊपर हमें सेटिस्फाई करके देखना है कि कब हो रहा होगा इस तरह से ये। तो देखो अपने पास गाइस यहाँ पर क्या सीन रहेगा, अपने पास यहाँ पर 1 को लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल आयोटा प्लस माइनस आयोटा, हर एक की फॉर्म लिखना पड़ेगा मैं यहाँ पर, या जस्ट एक एम यहाँ पर एक ना वेरिएबल डाल लेते हैं, राइट। लेट से मैंने पी डाल दिया, ठीक है। अब 1 चाहिए तो वे तो यहाँ पर ये इवन मल्टीपल होना चाहिए, तो 2p आना चाहिए बेसिकली, तो 2p पाई लिख दिया मैंने इस तरह से। तो गाइस ये एक इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो अपने पास इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। गाइस e की पावर आयोटा एक्स तुम्हें पता है कि क्या होता है, क्या होता है, कोस एक्स प्लस में आयोटा साइन एक्स होता है, इस तरह से। तो अगर तुम्हारे पास x की जो वैल्यू है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, तो उस केस में जो कोस x होगा वो 1 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये अपने पास जस्ट वैल्यू 1 निकल के आएगी, ठीक है। तो इस 1 को इस तरह से लिखा जा सकता है, एंड इट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, साथ में 2n पाई, इस तरह से। अब गाइस जस्ट पावर को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल बेस सेम है ना, तो जस्ट पावर को कंपेयर कर लो। तो अपने पास गाइस यहां से आएगा आयोटा 2p पाई इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा 2n पाई, इस तरह से। तो गैस यहाँ पर जो तुम्हारे पास है 2 का फैक्टर 2 से कट गया, पाई का फैक्टर पाई से कट गया, आयोटा आयोटा से तुम्हारा कट गया। तो गैस यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ रहा है, p इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा आ रहा है, ठीक है। तो ये गैस तुम्हारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है। और अगर गैस तुम यहाँ पर p की वैल्यू को देखो, बेसिकली अगर तुम यहाँ पर p को देखो, जो p की गैस यहाँ पर अलाउड वैल्यूज है ना, जो p की यहाँ पर तुम्हारे पास अलाउड वैल्यूज हैं, वो तुम्हारे पास 0 1 2 3 सारी की सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक है। तो p की वैल्यूज गाइस जो तुम्हारे पास है यहाँ पर, वो क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं, राइट। तो अपने पास गाइस यहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू है, इसको कहा जा सकता है कि प्लस माइनस p के इक्वल है, और क्योंकि p की वैल्यू अपने पास यहाँ पर ही है, तो ओमेगा की वैल्यूज भी सारी प्लस माइनस में अलाउड है, ठीक है। ओमेगा की सारी वैल्यूज जो है वो प्लस माइनस में हमारे पास क्या है, अलाउड है। ये चीज गाइस हमें यहाँ से समझ में आती है, समझ में आया इतना, ठीक है। तो ये गैस हमें यहां पर समझ में आता है इस तरह से, ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब गैस हमें इतना समझ में आया यहां पर कि क्या चल रहा था, ठीक है। हमने यहां पर ओमेगा की वैल्यू निकाली है कि ओमेगा की जो वैल्यू पॉसिबल है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सारी वैल्यूज हमारे पास पॉसिबल है अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। अब गैस एक बार ओमेगा का रिलेशन याद करो, ओमेगा का जो रिलेशन था ना वो एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट था, तो यहां से मैं एनर्जी निकाल सकता हूं, राइट। तो एक बार इस रिलेशन को देखो, यहां पर ओमेगा क्या था तुम्हारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा का रिलेशन 2m रो स्क्वायर e डिवाइड बाय h स्क्वायर, 2m रो स्क्वायर e डिवाइड बाय h स्क्वायर, इसका अंडर रूट था, तो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर यहां पर था। तो यहां से कैसे अगर तुम एनर्जी निकालोगे, जो एनर्जी का एक्सप्रेशन रहेगा तुम्हारे पास वो क्या रहेगा, इट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 2m एंड साथ में आएगा रो स्क्वायर, इस तरह से ऐसे। तो ये गाइस तुम्हारे पास यहाँ पर रहने वाली चीजें कुछ इस तरह से, ठीक है। और गाइस ये रो स्क्वायर और कुछ नहीं, तुम्हारे पास रेडियस है वहां का, राइट। तो जिस पॉइंट के ऊपर तुम इसको निकाल रहे थे, राइट, जिस पॉइंट के ऊपर तुम इसको निकाल रहे थे, जो तुमने इक्वेशन डिफाइन की थी वो कहां पर की थी तुमने, तब जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल था, राइट। तो यहां पर रो को तुम कैपिटल आर पुट कर सकते हो, ठीक है। जो यहां पर ये रो है ना, ये कैपिटल आर है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो तुमने कैलकुलेशन की है वो तुमने सर्कल की बाउंड्री के ऊपर की है ना, तो इसको इस तरह से तुम पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये गैस तुम्हारे पास यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से। और क्योंकि जो ओमेगा की वैल्यू है, अगर ओमेगा का स्क्वायर तुम देखोगे तो वो पी स्क्वायर के इक्वल आएगा, राइट। तो यहां पर तुम देखोगे एनर्जी कैन बी रिटन एज पी स्क्वायर, साथ में h स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय 2m आएगा, r स्क्वायर आएगा, इस तरह से, राइट।
और गाइस इस रिलेशन से तुम्हें समझ में आता है क्या कि तुम्हारे पास एनर्जी क्या है, और एनर्जी का तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा हो, पी के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि पी की वैल्यू 0 +-1 +-2 सारी वैल्यूज पॉसिबल है ना आगे की। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारे पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, जैसे तब हम 1D इनफाइनाइट बॉक्स करते हैं, वहां पर अपने पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आती है ना, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स आते हैं। तो इसी तरह से गाइस इसके अंदर भी हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होंगी, राइट, उनके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वे फंक्शन होंगे, एंड साथ में उनके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट क्या होगी, एनर्जी होगी। तो ये हमारे पास एनर्जी है, जहां पर पी हमारे पास 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन हो सकता है इस तरह से ऐसे। और इससे गाइस हमें एक चीज और समझ में आती है, तब p = 0 होगा तो वो अपने पास एक सिंगल स्टेट है, लेकिन तब +-1 है तो गाइस यहां पर एक डबलेट आएगा, मतलब कि एक डीजनरेसी आएगी। ठीक है, क्योंकि तब +-1 पुट करोगे p की वैल्यू को तो एनर्जी सेम आ रही है ना, तो वहां पर क्या है, डीजनरेसी, उनकी वेव फंक्शन अलग अलग होंगे, राइट। अगर तुम p की वैल्यू को एक बार +1 पुट करो, एक बार -1 पुट करो, तो उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, राइट। लेकिन जो तुम्हारे पास क्या है, एनर्जी होगी, वो तुम्हारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो यहां पर क्या लिखोगे कि तब तुम्हारे पास p = 0 है, तो ये तुम्हारे पास एक नॉन डिजनरेट स्टेट रहेगी, नॉन डिजनरेट स्टेट। लेकिन तब तुम्हारे पास p = +-1 है, +-2 है, +-3 है, और सो ऑन है। तो गैस इस केस में अपने पास यहां पर क्या रहेगी, डीजनरेट स्टेट रहेगी। मतलब ये मतलब डबली डीजनरेट है गैस, ठीक है, मतलब डबली डीजनरेट है, तो ये सारी की सारी स्टेट +-1 खुद से एक डिजेनरेट स्टेट है जिनकी डिजेनेसी 2 है, फिर +-2, ठीक है, तो वो डिजेनरेट स्टेट्स होंगी, उनकी डिजेनेसी 2 होगी। इसी तरह से +-3, क्योंकि उनकी एनर्जी सेम है, वे फंक्शन डिफरेंट होगा। वे फंक्शन तुम्हें याद है ना कि m के ऊपर डिपेंड कर रहा था, वे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, वे फंक्शन = a, साथ में एक्सपोनेंशियल ± आयोटा m5 था इस तरह से। और गाइस जो m था ये ओमेगा के साथ रिलेट था, देखो पहले देखो, जो m था तुम्हारे पास ये ओमेगा के साथ रिलेट था, ये हमने बाद मतलब m की वैल्यू पुट कराई दी थी यहाँ पर आयोटा ओमेगा, मतलब यहाँ पर कैसे ये आयोटा के साथ ओमेगा था एक्चुअली इस तरह से, क्योंकि हमने m तो यहाँ पर ये वाला जो यूज करते हैं हम इधर, जो हम अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखते हैं m, राइट, उसकी वैल्यू आयोटा ओमेगा आई थी ना, ये रहा m = +- आयोटा ओमेगा, राइट। तो तब यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर पुट करेंगे इसको, तो +- आयोटा ओमेगा 5 बनेगा इस तरह से, ठीक है, राइट। तो ये गैस हमारे पास यहाँ पर रहेगा इस तरह से। तो m की जो वैल्यू है अपने पास हो क्या, +- आयोटा ओमेगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास जो सॉल्यूशन होगा वो इसी फॉर्म का होगा। समझ में आ रहा है। और गैस देखो वैसे ना देखा जाए तो ये सुपरपोजिशन की स्टेट में हमें लिखना चाहिए था, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वही बात है कि या तो ये एग्जिस्ट करेगा प्लस वाला, है तो माइनस वाला एग्जिस्ट करेगा, एक टाइम पे तो एक ही करेगा, तो इस फॉर्म में भी उसको लिखने को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अपने पास गैस यहाँ पर वेव फंक्शन की फॉर्म रहेगी इस तरह से, ठीक है, क्योंकि m की जो वैल्यू थी वो क्या थी, +- आयोटा ओमेगा हमारे पास निकल के आई है, ओके। तो वेव फंक्शन की फॉर्म आई होप गैस की सबको यहाँ पर क्लियर होगी कि अपने पास ये था। तो ओमेगा की जो वैल्यू p के साथ रिलेटेड थी ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया ही था, p जो ओमेगा था वो +- p के इक्वल था। तो अगर इसको तुम p के साथ रिप्लेस कराना चाहो तो करा सकते हो इफ यू वांट। तो जो वेव फंक्शन है वो p की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली तुम कह सकते हो कि जो ओमेगा होगा, क्योंकि ओमेगा इज जस्ट +- p ना, और p की जो वैल्यूज है उसी के ऊपर ओमेगा डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली तुम कह सकते हो ओमेगा विल बी 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो तुम ये डायरेक्टली भी क्लेम कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। और एक चीज और गाइस, जैसे अभी ना हमने एनर्जी का फॉर्मूला देखा था, ये वाला एनर्जी का फॉर्मूला, अगर गाइस यहाँ पर इस mr² टर्म को देखो तो ये और कुछ नहीं, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पर इस एनर्जी के एक्सप्रेशन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको भी अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो कि एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसके ऊपर इसको मैं लिखवा देता हूं, लेकिन एक बार उससे पहले ना एक चीज और डिस्कस करते हैं। जैसे गाइस अगर मैं यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की बात करूं, ठीक है, फॉर ग्राउंड स्टेट, फॉर ग्राउंड स्टेट, अगर गाइस ग्राउंड स्टेट की बात करें तो गाइस वहां पर ओमेगा और p की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जो वेव फंक्शन आएगा ना अपने पास जस्ट वो कांस्टेंट a आएगा, क्योंकि ये वाली जो टर्म होगी एक्सपोनेंशियल वाली वो अपने पास जस्ट सिंपली 1 बन जाएगी। तो वेव फंक्शन होगा वो कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट की वैल्यू पे भी निकालेंगे थोड़ी देर में कि क्या है इसकी वैल्यू, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में मैं निकाल के दिखा दूंगा इसको कि वैल्यू क्या आएगी इसकी। और इसकी एनर्जी का जो रहेगी, क्योंकि तब अपने पास ग्राउंड स्टेट है तो वहां पर ओमेगा या फिर जो p की वैल्यू है ये = 0 है, ठीक है। तो जो एनर्जी है वो यहाँ पर 0 आएगी। तो ग्राउंड स्टेट के लिए वेव फंक्शन कांस्टेंट है, यानी कि नॉन जीरो है, लेकिन एनर्जी 0 है, ठीक है।
तो यहां पर वेव फंक्शन नॉन जीरो है, लेकिन जो एनर्जी रहेगी यहां पर पार्टिकल की वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी ग्राउंड स्टेट में। इसी तरह से गाइस अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसके लिए गाइस हमारे पास जो ओमेगा और जो पी होंगे ना, ये आइदर +1 होगा या तो -1 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डीजेनेसी रहेगी गाइस बेसिकली। यहाँ पर इसकी जो डीजेनेसी रहेगी वो 2 रहेगी। इसको दिखा भी देता हूं मैं यहाँ पर, ये अपने पास क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, डीजेनेसी अपने पास यहाँ पर क्या रहेगी, 2 रहेगी। ओके, तो एक बार +1 डालो, एक बार -1 डालो, और देखो कि अपने पास किस तरह का सोल्यूशन आ रहा है। तो गाइस अपने पास यहाँ पर 2 स्टेट्स आएंगी। एक तो अपने पास आएगा साई इज इक्वल टू ए, साथ में e की पावर आयोटा ओमेगा फाई आएगा इस तरह से, मतलब जस्ट आयोटा फाई कर लो। और एक अपने पास आएगा ये, तो ये 2 सॉल्यूशन गाइस हमारे पास यहाँ पर होंगे। एक बार प्लस डाला और एक बार माइनस डाला, तो उसके अकॉर्डिंग गाइस हमारे पास यहाँ पर 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो हमारे पास गाइस वेव फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, स्टेट से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जो हमारे पास इनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज होंगी, ठीक है, अगर तुम एनर्जी की बात करोगे, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू पी इक्वल टू +1 है, ठीक है, प्लस या -1 जो भी लिखना चाहो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रहेगी वो h² डिवाइड बाय 2mr² रहेगी, h² डिवाइड बाय 2mr² रहेगी इस तरह से। तो ये गैस तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरह से रहने वाला है। समझ में आई बातें? ठीक है, तो यहाँ पर गैस अपने पास जो है ये क्या रहेगी, डीजेनरेट स्टेट रहेगी। दोनों के वेव फंक्शन अलग अलग है, लेकिन जो एनर्जी है वो क्या है हमारे पास यहाँ पर सेम है। तो इस तरह से गैस हमारे पास यहाँ पर रहेगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और इसी तरह से तुम आगे की एक्साइटेड स्टेट को भी देख सकते हो, वो भी तुम्हारे पास डबली डीजेनरेट आएगी, यानी उनकी डीजेनेसी जो आएगी वो 2 आएगी। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। अब गैस नेक्स्ट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि एनर्जी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में लिखा जा सकता है। एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटन एज, एनर्जी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो अपने पास गैस यहां पर क्या होगा, तो अपने पास जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो क्या था, ओमेगा² था, साथ में h² था, डिवाइड बाय 2m r/² था। अब गैस द पार्टिकल एक रोटेशन कर रहा है, मतलब रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पर इसके अबाउट, तो यहाँ पर जो रेडियस है वो कैपिटल आ रहा है। तो अगर तुम देखोगे इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, राइट, ये होगा mr²। अगर पार्टिकल का जो मास है वो m है, राइट, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट विल बी mr²। तो इसको यहां पर क्या लिखा जाएगा, ओमेगा² h² डिवाइड बाय 2i। तो एनर्जी को गैस हम इस तरह से भी यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये गैस हमारे पास यहां पर क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये गैस हमारे पास यहां पर रहेगा इस तरह से ऐसे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एनर्जी को इस टर्म में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब गैस नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो यहां पर हमारे पास ये कांस्टेंट ए था, राइट, उसकी वैल्यू को भी हम यहां पर देखेंगे, जो कि बेसिकली हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। तो आओ जरा उसकी वैल्यू को भी फाइंड कर लें फटाफट से। तो गैस देखो कैसे करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज करेंगे। तो वो क्या होती है कि जो हमारे पास साई स्टार है, साई dx है, राइट, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, कंप्लीट स्पेस के ऊपर इंटीग्रेशन करने पे ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। यही होता है हमारे पास, है ना। तो अब गैस यहाँ पर जो हमारे पास वेव फंक्शन है फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट, तो उसकी जो लिमिट जाएगी हमारे पास हो जाएगी 0 से लेकर के 2π, क्योंकि फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा था ना वेव फंक्शन, राइट। वेव फंक्शन क्या है, e एक्सपोनेंशियल आयोटा m इस तरह से। और फिर अपने पास यहाँ पर एक में गाइस देखो, यहाँ पर अगर लेट से तुम साई को कंसिडर कर रहे हो, एक साई इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा m5। अगर तुम ये कंसिडर कर रहे हो तो जो साई स्टार होगा उसके अंदर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, और साई के अंदर प्लस साइन आएगा इस तरह से ऐसे। और फिर ये एक्सपोनेंशियल टर्म इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगी। और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन जाएगा तो हमारे पास जाएगा विद रिस्पेक्ट टू फाई, 0 से 2π तुम्हारे पास ये इंटीग्रल होगा, इक्वल टू 1 डालोगे यहाँ पर, राइट। तो गैस ये अपने पास यहाँ पर बनेगा a², साथ में फाई आएगा, लिमिट जाएंगे 0 से लेकर के 2π एंड इक्वल टू 1। तो यहाँ से गैस तुम कहोगे कि a² इज इक्वल टू आ रहा है 1/2π के इक्वल। तो यानी कि यहाँ से जो a की वैल्यू तुम्हारे पास आ रही है, इट इज इक्वल टू 1/√2π। ठीक है, तो गैस यहाँ पर जो तुम्हारे पास वेव फंक्शन रहेगा, जो वेव फंक्शन रहेगा वो रहेगा 1/√2π, साथ में एक्सपोनेंशियल की पावर में प्लस माइनस आयोटा m5। तो गैस ये तुम्हारे पास वेव फंक्शन होगा, इसके लिए
हमारा जो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है उसके लिए। m की जगह पर ओमेगा पुट कर सकते हो, जो भी पुट करना है पुट कर लो, m पुट करना है m पुट कर लो, ओमेगा पुट करना है ओमेगा पुट कर लो, p पुट करना है p पुट कर लो, ठीक है। लेकिन इसकी जो वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, 0 +-1 +-2 इस तरह से। तो जो m की वैल्यूज है यहाँ पर वो क्या रहेंगी, 0 +-1 +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से गाइस हमारे पास यहाँ पर इनकी क्या रहती है, वैल्यू रहती है। किसकी वैल्यू गाइस, ये हमारे पास यहाँ पर m की वैल्यू है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल m यूज किया था वेव फंक्शन के अंदर, ये उसकी वैल्यू है। तो अभी गाइस हम क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस जो भी हमने देखा है उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखो एग्जाम में गाइस डायरेक्टली सीधा सीधा ये वेव फंक्शन या एनर्जी के ऊपर भी क्वेश्चन आने को आ सकता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं गाइस वो करेंगे एक पर्टर्बेशन थ्योरी का क्वेश्चन, ठीक है। तो पर्टर्बेशन थ्योरी से गाइस एक क्वेश्चन आया था हमारा CSNET एग्जाम में, CSNET 2018 में। तो इस क्वेश्चन को गाइस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या गिवन है इसके अंदर। तो बेसिकली गाइस तुम्हें वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, फिर चाहे से डायरेक्ट क्वेश्चन आए या फिर पर्टर्बेशन थ्योरी से क्वेश्चन आए, राइट, बस उसको तुम्हें यूज करना आना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या है, पार्टिकल ऑफ मास m is constant to move in a circular ring of radius capital R when a perturbation v dash is equal to a by r square cos square phi, right, is added, the shift in the energy to the ground state to a first order in A is। तो गाइस हमसे यहाँ पर जस्ट क्या पूछा है, जस्ट हमसे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पूछी है, राइट। पर्टर्बेशन वाला पोटेंशियल हमें यहाँ पर गिवन है, राइट, और फर्स्ट करेक्शन हमसे पूछी गई है। तो फर्स्ट करेक्शन गाइस हमारे पास किसके इक्वल होती है, अगर हम फर्स्ट करेक्शन की बात करते हैं ग्राउंड स्टेट में गाइस हमने निकालनी है यहाँ पर, तो E0 कर लिया नीचे, तो इट विल बी इक्वल टू जो हमारे पास वेव फंक्शन होगा ग्राउंड स्टेट का, ठीक है, साथ में जो मेरे पास यहाँ पर पर्टर्ब्ड पोटेंशियल क्वेश्चन में दे रखा है, बस तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर पता है कि ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन क्या होगा, ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, m = 0, ठीक है। अगर गाइस हम जनरल बात करते हैं, mth स्टेट की बात करते हैं, तो अपने पास गाइस जो वेव फंक्शन की फॉर्म रहती है वो रहती है इस तरह से, अपने पास 1/√2π आएगा, साथ में e की पावर ± आयोटा m5। तो गाइस ये हमारे पास रहता है इन जनरल, जहां पर m क्या होता है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। अगर ग्राउंड स्टेट के लिए बात करोगे गाइस यहाँ पर, तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या रहेगा, 1/√π आएगा इस तरह से, साथ में e की पावर 0 आएगा, यानी कि जस्ट ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी इस तरह से ऐसे। तो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन अब हमें क्लियर है कि क्या है। अब तुम्हें निकालना है क्या, जस्ट फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन दिस ग्राउंड स्टेट। तो इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जो तुम्हारे पास ये वेव फंक्शन है, साथ में जो तुम्हारे पास ये पर्टर्बेशन दे रखी है, ठीक है, और साथ में इसको इंटीग्रेट करा लेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई, ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पर जो वेव फंक्शन है फाई डिपेंडेंट है, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू फाई होगी, ओके। तो गाइस देखो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल अपने को दे रखा है a r² cos phi, राइट, cos square phi। तो इस तरह से गाइस हमें यहाँ पर दे रखा है, राइट। तो अपने पास गाइस देखो यहाँ पर क्या होगा, अपने पास यहाँ पर रो नोट, यहाँ पर भी मतलब साइन नोट आएंगे गाइस, ये है ना। तो ये साइन नोट की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि वो 1/√2π है, तो 1/√2π का स्क्वायर कर लो डायरेक्टली क्योंकि रियल है ना। और साथ में अपने पास फिर पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल दे रखा है a/r², एंड साथ में मेरे पास यहाँ पर क्या है, cos square phi है, मेरे पास क्या है, cos square phi है, राइट। साथ में डिफाई करना पड़ेगा, लिमिट जाएंगे 0 से लेकर के 2π, ठीक है। नाउ वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट, तो ये आएगा 1/2π, राइट, साथ में a/r² एज अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। cos square phi को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो क्या तरीका होता है इसको करवाने का, इसको लिखना पड़ेगा 1 + cos 2phi एंड डिवाइड बाय 2 इस तरह से। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस वन, इसको इंटीग्रेट करवा लो, देख लो क्या आंसर निकल के आएगा। तो a डिवाइड बाय 2πr² है, a डिवाइड बाय 2πr² है, साथ में गाइस अपने पास यहाँ पर आएगा 1 का इंटीग्रेशन जो कि फाई होता है, तो यहाँ पर लिमिट जाएंगे 0 से लेकर के 2π, फिर प्लस में अपने पास यहाँ पर क्या है cos 2phi है, इसको इंटीग्रेट कराओगे तो आएगा sin 2phi, राइट, एंड डिवाइड बाय क्या आएगा 2 आएगा इस तरह से। लिमिट्स आएंगे अपने पास यहाँ पर क्या 0 से लेकर के 2π, ठीक है, एंड एक डिवाइड बाय 2 का फैक्टर भी यहाँ पर था, तो यहाँ पर इस तरह से आएगी चीजें, ठीक है, राइट। तो ये तुम्हारे पास यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर बना a डिवाइड बाय 4πr² इस तरह से, साथ में गाइस यहाँ से अपने पास आएगा एक 2π का फैक्टर, इधर आएगा गाइस 0, चाहे तुम 0 पुट करो यहाँ पर फाई की वैल्यू या फिर 2π पुट करो, दिस टर्म विल बी 0, राइट। तो अपने पास 2π से कटेगा तो ये a डिवाइड बाय 2r² आएगा इस तरह से। तो गाइस ये तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन आया है इस तरह से निकल करके, ग्राउंड स्टेट में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकल करके आया है हमारे पास यहाँ पर ये, ठीक है, राइट। तो इस तरह से गाइस हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को डील करना था एंड दैट्स इट। तो अब जस्ट ऑप्शन देख लो कि तुम्हारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इसके साथ। तो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन सी होगा गाइस, ये इसका हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड दैट्स ऑल, ठीक है।
तो ये था गाइस हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि बेस्ड था किसके ऊपर, हमारा पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, और साथ में परटर्बेशन थ्योरी को इसके अंदर ऐड किया गया था। ठीक है, तो गाइस इस सेशन के लिए सिर्फ इतना ही है। आई होप कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि वेव फंक्शन और एनर्जी पार्टिकल की किस तरह से देखनी है अगर वो एक हमारा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो मिलते हैं गाइस फिर हम किसी और वीडियो के अंदर। एंटिल देन बाय।